डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वो पॉलिटेक्निक 2020 से संबंधित है। 2020 के एंट्रेंस के लिए हम लोग थ्योरी का पार्ट 1 का वीडियो पहले ही देख चुके हैं। मैथमेटिक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले ही देख चुके हैं। आज मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से संबंधित पार्ट 3 का वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो टॉपिक या जो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिला है और आगे मिलने की संभावना है। तो आइए देखा जाए मैथ पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 का वीडियो है। इसके पहले अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि दो सिक्कों को साथ उछाला जाता है। दो सिक्कों को साथ उछाला जाता है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी है। हेड आने की प्रायिकता कितनी है, यह हमारा सवाल हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, प्रायिकता यानी संभावना। ठीक है, ऑप्शन देखिए 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 2/3 और ऑप्शन डी है 3/4। ठीक है, यह मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से संबंधित है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता कह सकते हैं किसी भी घटना के घटित होने की कितनी संभावना हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मैथमेटिक्स सेक्शन से देखने को मिलता है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए, प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि कितने सैंपल स्पेस हैं। सैंपल स्पेस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी घटना हम घटित हो, किसी भी घटना के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और वह कितने प्रकार से घटित हो सकती है, वह जो होता है उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको हम उछाल रहे हैं। तो सिक्के के 2 पहलू है, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तो संभावना क्या है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यह 2 हो गया। कौन कौन सा? एक हेड और एक टेल हो गया। तो किसी भी घटना के घटित होने की कितनी भी पॉसिबिलिटी है वो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहलाता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम NS से दिखाते हैं। और एक होता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे कह सकते हैं कि किसी भी घटना को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2 सिक्कों को साथ उछाला जाता है। तो 2 सिक्कों को अगर हम साथ में उछाल रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है कि एक सिक्के पर हेड आए, दूसरे पे टेल आए। ठीक है, एक संभावना यह हो गया। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, यह संभावना हो सकती है। तीसरी संभावना हो सकती है कि दोनों पे हेड आए और चौथी जो संभावना होगी दोनों पे टेल आए। इतनी संभावना हो सकती है। तो यह टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए कि अगर 2 कॉइन को, 2 सिक्के को हम ऐसे रेंडमली उछाल रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है दोनों सिक्कों पर आने की। इसको कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, और एक होता है इवेंट। इवेंट को नंबर ऑफ इवेंट से दिखाते हैं। अब इवेंट कहने का मतलब यह है, इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोनों अलग चीज़ है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होता है यह होता है आपका किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, और जो नंबर ऑफ इवेंट होता है, इवेंट आपको बताता है कि
जो सवाल में पूछा गया है उसके आने की कितनी संभावना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 सिक्कों को साथ उछाला जाता है, कम से कम एक हेड आने की। ठीक है, एक हेड पूछ रहा है, कम से कम एक हेड हो, आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो एक हेड देखिए, एक हेड तो यहाँ पर है, दूसरा हेड है यहाँ पर है, अब जो तीसरा है दोनों हेड है। ठीक है, तो कम से कम एक हेड, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, दोनों हेड हो सकता है। तो कम से कम एक हेड इस पे आ गया, इस पे आ गया और इस पे आ गया। तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस था देखिए 1 2 3 4। ठीक है, और जो नंबर ऑफ इवेंट है यह हो जाएगा आपका एक पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और तीसरा हो जाएगा दोनों पे हेड। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, उस घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वह नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट देखिए कितने हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप या 3 समूह यहाँ पे बन रहा है, तो यह हो जाएगा आपका 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4, तो यह 3/4 के बराबर हो गया। ठीक है, आसान है। तो जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यह हो गया प्रोबेबिलिटी का इम्पॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, कॉइन से संबंधित क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉइन हो गया या कार्ड से संबंधित हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब यहां पे देखिए 3 कॉइन है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्के हैं, तीनों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, उछाला जाता है। 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 हेड पूछ रहा है, इसके पहले क्या था, कम से कम एक हेड, क्या होगी। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/3 और चौथा 1/8। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल है कि 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्कों को एक साथ हम उछाल रहे हैं। कह रहा है कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 हेड यानी किसी 2 हेड पर, 2 सिक्कों पर, पहले दूसरे पर, दूसरे तीसरे पर, पहले तीसरे पर। तो देखिए जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, जैसे हम प्रोबेबिलिटी के सवाल को हल करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, जैसे हम किसी चीज़ को या तीनों सिक्कों को उछाल रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, यह हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 3 सिक्के हैं, देखिए पहले सिक्के पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे हेड आ गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। तीसरा क्या हो सकता है, हेड टेल हेड। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या हो सकता है, टेल हेड हेड। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है, टेल हेड टेल। पांचवा क्या हो सकता है, टेल टेल हेड। छठवां क्या हो सकता है, टेल टेल टेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट जो होगा हमारा वह लास्ट होगा TST TTH THH। ठीक है, STT। पांचवा जो होगा वह HTT होगा, 8वां। ठीक है, इतने तो हो गए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी
अगर हम 8 सिक्कों को उछालेंगे, 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 3 सिक्कों पर क्या क्या आ रहा है, यह हमारा हो गया। इतनी पॉसिबिलिटी है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल। यहाँ पे देखिए तीनों पे हेड आ सकता है, यहाँ पे देखिए 2 पे हेड आ सकता है, तीसरे पे टेल आ सकता है। यहाँ पे देखिए पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड। यहाँ पे देखिए पहले पे टेल, दोनों पे हेड। तो यहाँ पे देखिए पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। यहाँ पे देखिए दोनों पे टेल और तीसरे पर हेड। यहाँ पे देखिए तीनों पर टेल आ सकता है, चौथा लास्ट है पहले पे हेड और दोनों पे टेल। यह हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ इवेंट जो है वह क्या हो जाएगा। अब हमारे नंबर ऑफ इवेंट क्या है कि हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है कि अगर हम इस क्रिया को करते हैं तो किस क्या क्या आने की संभावना है, यह हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ जो इवेंट होता है यह बताता है कि हमारे सवाल में क्या चीज़ें दी गई है, क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार कितनी संभावना या कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 हेड आने की प्रायिकता। अब 2 हेड देखिए किस पे है, यहाँ 3 हेड है, ठीक है। एक हेड, एक यह हो गया दोनों हेड, एक यह हो गया 2 3, ठीक है, 3 है। यहाँ पर जो संभावना हमारी बन रही है 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता होती तो यह चौथा भी हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 2 3, ठीक है, और यह आपका हो जाएगा 4, ठीक है। 4 हो गया तो नंबर ऑफ जो इवेंट बनेगा वह 4 हो गया और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वह 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का अनुपात। तो यह हो जाएगा 4/8 यानी 1/2 के बराबर। 1/2 के बराबर जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। तो यह प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो कॉइन सिक्के पे आधारित थे और इसमें कई सिक्कों को एक साथ उछाला जा सकता है। तो आप इसको याद रखिए, एक सिक्कों को उछाला जाएगा तो 2 सैंपल स्पेस बनेंगे, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 4 बनेगा, 3 को उछालेंगे तो 8 बनेगा और 4 को उछालेंगे तो 16 बनेगा। तो यहाँ पे अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 बिंदु हैं, एक पॉइंट यहाँ ए है 2 3 और दूसरा पॉइंट ये बी है जिसका निर्देशांक है 1,2, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि ए बी क्या होगा, ए बी यानी दोनों के बीच की दूरी। अब इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कर्ण में 2, दूसरा है कर्ण में 3, तीसरा है कर्ण में 5 और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह ऑप्शन ए हो गया, यह ऑप्शन बी हो गया, यह ऑप्शन सी हो गया, यह ऑप्शन डी हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 बिंदु का निर्देशांक दिया है, अब उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 बिंदु के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वह ए बी इज इक्वल टू होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे सवाल या हमारा फार्मूला पूछ सकता है। तो देखिए x1 क्या है, यह हो गया हमारा x1 y1, यह हो गया हमारा x2 y2। तो x1 - x2 क्या होगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यह हो जाएगा 1 + 1 यानी कर्ण में 2 और जो यूनिट है, यूनिट क्या होगी इसकी, एक यूनिट, ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका, इकाई या यूनिट, क्योंकि दूरी पूछ रहा है। तो जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह कुछ क्वेश्चन था जो आपका 3rd क्वेश्चन, यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है कि ए कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है 5, -1, या बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3, 4, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु M है, मिड पॉइंट M है। M का निर्देशांक क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। M का निर्देशांक, M का निर्देशांक पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए 4, 3/2, 4, 3/2, 4 और 3/2, 3/2। सवाल समझ में आया? दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु को किसी रेखा के द्वारा मिलाया गया है, या इनको किसी रेखा के द्वारा मिलाया गया है। इनका मध्य बिंदु है जो मिड पॉइंट है M है, M का निर्देशांक पूछ रहा है। तो हमने मान लिया कि जो M का निर्देशांक है x, y, तो जो फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है x = x1 + x2/2, ठीक है। यहाँ पे x1 क्या है, यह x1, y1, यह है x2, y2। तो यह हो जाएगा 5 + 3/2 यानी 8/2, 4 के बराबर। ऐसे y बराबर हो जाएगा y1 + y2/2। तो यह हो जाएगा आपका -1 + 4/2 यानी यह हो जाएगा 3/2। तो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट x, y, उसका जो निर्देशांक है वह होगा 4, 3/2 के बराबर। तो जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इस पे हर बार देखने को सवाल मिलता है इस फार्मूले पे। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है किन दो बिंदुओं को, तो किन्हीं दो बिंदु का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट जो होता है, उसका निर्देशांक अगर x, y मान लिया जाए तो x बराबर होता है दोनों बिंदुओं के x के निर्देशांक का हाफ योग करके, और जो y का निर्देशांक होता है दोनों बिंदुओं के y के निर्देशांक का औसत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन के बारे में एक बच्चा कमेंट किया था और पूछा था कि सर इस क्वेश्चन को हल करके बता दीजिए, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखा जाए। दो बिंदु ए का निर्देशांक है -6, 10 और दूसरा जो बिंदु है उसको बी मान लिया है, इसका निर्देशांक है 3, -8, ठीक है, को जोड़ने वाला रेखाखंड, को बिंदु -4, 6 किस अनुपात में बांटेगा, किस अनुपात में बांटेगा। ऑप्शन देखिए 4/5, 2/7, 3/7 और 4/9। यह ऑप्शन ए हो गया, यह ऑप्शन बी हो गया, यह सी हो गया और यह डी हो गया। अब सवाल समझिए है क्या। एक बच्चा इससे कमेंट किया था इस पे क्वेश्चन को पूछ के, और पूछा था सर कि इसको सॉल्व करके बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर पूछ क्या रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए होगा क्या, हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदु ए तथा बिंदु बी, ठीक है, दोनों को हम मिला दे रहे हैं। कह रहा है कि दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड, मान लीजिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड यह हो गया, ठीक है, को रेखाखंड बिंदु -4, 6 किस अनुपात में बांटेगा। तो यह देखिए सेक्शन पे आधारित है, सेक्शन फार्मूला दो फार्मूला बनता है, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन का मतलब ये है कि कोई बिंदु, जैसे यहाँ यह मान लीजिए P है, P इसको कट कर रहा है, किस अनुपात में कट करेगा, M/N,
और इसका अगर निर्देशांक x1 कामा y1 है और इसका जो निर्देशांक है x2 कामा y2 है, तो अगर p इसको इंटरनल कट कर रहा है और जो p का निर्देशांक है, अगर हम p का निर्देशांक मान लें x कामा y, ठीक है, p का निर्देशांक x कामा y मान लिया जाए, तो x बराबर होगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। यह कब होगा? जब इंटरनल सेक्शन होगा, यानी वह बिंदु इस रेखाखंड को आंतरिक हिस्से पे काट रहा है, बाह्य हिस्से पे भी काट सकता है, ठीक है। बाह्य हिस्सा कहने का मतलब यह कि ए बी लाइन यह हो गया, इससे बाहर अगर हम रेखा बढ़ा रहे हैं तो पी पॉइंट यहाँ होगा जो इनको एम और एन के अनुपात में कट करेगा, और यहाँ पे जो वाई होगा वह होगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n के बराबर। यह कब होगा? जब इंटरनल कट हो रहा है, इंटरनल कट हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये एक्सटर्नल कट होगा तो इस फार्मूले में क्या होगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या रहेंगी, वैसे ही रहेंगी, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो सवाल देखिए, फार्मूला हमें समझ में आ गया, अब यह भी चीज़ें समझ में आ गई आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नहीं दिया कि इंटरनल कट कर रहा है कि एक्सटर्नल कट कर रहा है, तो एक बार हम इंटरनल का फार्मूला लगा लेंगे और विकल्प देखेंगे, और एक बार एक्सटर्नल का फार्मूला लगा के विकल्प देखेंगे कि कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। तो ये शुरू किया जाए। देखिए, ए जो है, ए का है निर्देशांक -6 कामा 10, जो बी है, बी का निर्देशांक है 3 कामा -8, ठीक है। इनके बीच कोई पॉइंट पी है, जो पी का निर्देशांक है यह आपका है -4 कामा 6, ठीक है। और हमने मान लिया कि m और n के अनुपात में कट कर रहा है, m और n के अनुपात में कट करेगा तो -4 बराबर हो गया इंटरनल कट की स्थिति में mx2 यानी m इंटू 3 प्लस nx1, n यानी nx1 यानी -6 अपान m प्लस n, ठीक है। तो यह देखिए, यह हो जाएगा आपका 3m माइनस 6n अपान m प्लस n। यह किसके बराबर होगा? -4 के बराबर। तो यह -4m -4n बराबर 3m माइनस 3n। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा -7m बराबर n के बराबर, -7m बराबर n के बराबर हो जाएगा। तो m संबंधी n का जो अनुपात आएगा वह 1:7 का आएगा, ठीक है। हमारे विकल्प में 1:7 का अनुपात नहीं दिया है तो इसको हम छोड़ देंगे अभी यहीं पर। अब सेकंड देखेंगे, तो यह तो हो गया x का निर्देशांक जो कट कर रहा है। अब y का निर्देशांक हम लोग देख लें, y का निर्देशांक क्या बन रहा है। तो y के केस में जो इस फार्मूला बनेगा वह होगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल में x और y दोनों का मान दिया है, x का दिया था -4 और y का दिया है 6। तो इसको हल कर लें तो यह हो जाएगा आपका 6 बराबर my2, y2 का मान कितना है 3m प्लस ny1, y1 का मान कितना है 10n अपान m प्लस n, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए, इस पे सवाल हर बार आता है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इंटरनल यानी आंतरिक कट करेगा तो प्लस का फार्मूला बनेगा, और बाह्य कट करेगा, एक्सटर्नल कट करेगा तो माइनस का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से चीज़ आ जाएगी 6 = 3m प्लस 10n अपान m प्लस n। तिरे का गुणा करेंगे 6m प्लस 6n बराबर 3m प्लस 10n के बराबर। m को एक साथ कर दें तो 6m माइनस 3m बराबर 10n माइनस 6n। तो यह हो जाएगा 3m बराबर 4n, ठीक है। तो यह आ गया 3m बराबर 4n के, तो m संबंधी n = आ जाएगा 4 संबंधी 3, ठीक है। 4 संबंधी 3 और यह आ गया आपका 1 संबंधी 7। तो यह देखिए mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, ठीक है। यहाँ तक ठीक है।
और y2 के केस में देखिए y2 जो होगा आपका यह my2, तो यह 6 हो गया my2 प्लस ny1। यहाँ देखिए जो थोड़ी गलती हो गई, इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ से जो आएगा आपका 6 इज इक्वल टू 3m, ठीक है। यह 3 ना होके यह y2 का मान कितना है यहाँ पे -8 है, ठीक है। हम लोग +3 लिखे हैं, गलती हो गया था। 6 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n अपान m प्लस n। अब तिरे का गुणा करेंगे तो 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। तो देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 6m प्लस 8m इज इक्वल टू 10n माइनस 6n। तो यह हो जाएगा 14m इज इक्वल टू 4n। तो m अपान n इज इक्वल टू आ जाएगा 4/14 या 2/7। तो m अनुपात n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2:7, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न यह हो गया था कि जो हम यहाँ पे y2 का मान रखना था, y2 का न रख के हम x2 का रख दिए थे, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हो गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी। यह जो क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन था, एक बच्चे का क्वेरी था, वह कमेंट करके पूछा था कि सर इसको हल करके बता दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, जिसको यहाँ पे बताया गया। यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन पे किसी न किसी एक सेक्शन पर हमारा सवाल हर बार देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप काफ़ी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है उसको पढ़ के जाएंगे अपना पेपर देने। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।